Welcome students. Today we are going to study coagulation of blood in circulatory system for BSc Part 2 students. Circulatory system में हम coagulation of blood यानी clotting of blood या रक्त का थक्का जमना हम देखते हैं कि जब हमारे चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के लिए खून बहता है, किंतु 5 से 8 मिनट के बाद वहाँ पर एक जेली प्रकार का आवरण आ जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। ये जो जेली लाइक आवरण आ जाता है ये कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहलाता है। अब इसमें हम देखें तो क्या कारण है कि ये जेली लाइक आवरण बनता है। जेली लाइक आवरण जो है ये बनता है फाइब्रिनोजन से और ये फाइब्रिनोजन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जब अघुलनशील फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित होता है तो थोड़ी देर बाद उसमें से जेली जैसा आवरण परिवर्तित रूप दिखाई देता है। फाइब्रिनोजन एक फैक्टर है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है और लिवर में बनता है और हर समय हमारे ब्लड में घूमता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर, चोट लगने पर यह अपना कार्य प्रारंभ करता है। अब ये कार्य प्रारंभ करता है, इसके लिए हॉवेल नामक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी। उसने कहा कि ये जो कोएगुलेशन है ये 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेज 2 उसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन पहली स्टेज का है वो कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। स्टेज 3 इसमें जो थ्रोम्बिन स्टेज 2 में बना है वो फाइब्रिनोजन जो एक लिक्विड फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म है, घुलनशील, वो उसको फाइब्रिन में परिवर्तित करता है जिसको बोलेंगे क्लॉट। अब इसके लिए हम देखते हैं कि क्या आवश्यक है। हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th is क्रिसमस फैक्टर, 10th is स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, 11th is प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12th is हेजमैन फैक्टर एंड 13th is फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सभी फैक्टर्स हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि 2 पाथवे हैं जो क्लॉट या फाइब्रिन बनता है, उसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1 एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है? वो प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है और इसका एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही चोट लगती है तो हमारी कैपिलरीज के नीचे पाए जाने वाला कोलेजन फाइबर्स, जो एंडोथेलियम के नीचे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये पाथवे जब हमारी कोई टिश्यू बाहर से चोट लगने पे, जैसे स्किन में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, जब टिश्यूज इंजर्ड होते हैं तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं वो अपनी उपस्थिति से इस एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये दोनों पाथवेज कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो डिफरेंट इसमें प्रोटीन्स काम में आते हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। फिर है सब्सटेंसेस जो इसमें काम में आते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे ब्लड में ही घूमते रहते हैं।
लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और समय आने पर जैसे चोट लगने पर वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये बनते कहाँ हैं? ये इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स लिवर में बनते हैं और ब्लड में घूमते रहते हैं। अब ये फैक्टर्स काम कैसे करते हैं? एक फैक्टर जब एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे फैक्टर को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है। इस प्रकार एक के बाद एक सीक्वेंशली ये एक्टिवेट होते जाते हैं एक से दूसरे। फिर इसमें फाइब्रिन बनता है, तो ये फाइब्रिन फिर एक हार्ड क्लॉट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो इसमें पाए जाते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और पानी वाला हिस्सा निकल जाता है। जब प्लाज्मा में से ये क्लॉट, जिसको फाइब्रिन बोलते हैं, जो कि एक फाइब्रिनोजन ही है, जब वो निकल जाता है तो बचे हुए पानी को सीरम बोलते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था उसके बारे में अब एक शॉर्ट इसका पाथवे देखते हैं, कोएगुलेशन पाथवे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है कि जब चोट लगती है तो एंडोथीलियम में जो 12th फैक्टर है और वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिवेट हो जाता है। 12th फैक्टर जब एक्टिवेट होता है तो 11th फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। 11th फैक्टर फिर 9th फैक्टर को कैल्शियम की उपस्थिति में एक्टिवेट कर देता है। अब 9th का एक्टिवेटेड फैक्टर 8th फैक्टर को कैल्शियम और प्लेटलेट्स की उपस्थिति में एक्टिवेट कर देता है। अब ये एक्टिवेटेड जो 8th फैक्टर है, ये 10th फैक्टर को कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की उपस्थिति में एक्टिवेट कर देता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ तक जो आया है ये कॉमन है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये 10th का जो फैक्टर है एक्टिवेटेड, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे भी इसी में आके मिलता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखेंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट होता है जब चोट लगती है। चोट लगती है तो टिश्यूज में पाए जाने वाला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में और 7th फैक्टर की उपस्थिति में और विटामिन के की उपस्थिति में ये हमें 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने में मदद करता है। जो 10th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है वो 5th लेबाइल फैक्टर को कैल्शियम की उपस्थिति में एक्टिव कर देता है। अब ये जो 5th फैक्टर एक्टिवेट हो गया है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। ये स्टेज 2 है। फिर ये जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है, ये 3rd स्टेज में यानी फाइब्रिनोजन को कैल्शियम की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है और ये फाइब्रिन ही क्लॉट होता है। इस फाइब्रिन में से लिक्विड जैसा पार्ट निकल जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। इस प्रकार ये थक्का हमारे रक्त के बहने के प्रवाह को रोक देता है। इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। अब हम इसका चित्र देखते हैं जो हमने पढ़ा था कि देखिए, सबसे पहले जो वेसल जहाँ से रप्चर हुई है चोट लगने की वजह से, वहाँ पे प्लेटलेट्स फटाफट आ जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ प्लग बना लेती हैं। उनके नीचे जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो मदद करते हैं और धीरे धीरे एक फाइब्रिन यानी लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो अघुलनशील होते हैं वो बन जाते हैं। फिर उनमें से वो एक जेली लाइक आवरण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन कौन से कारक हैं जो रक्त की
बहने को रोकने में मदद करते हैं। विटामिन के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जम हो पाएगा। हेपेरिन वाटर सॉल्युबल हीट सॉल्युबल कंपाउंड है और ये इनहिबिटर है। और ये कहाँ पाया जाता है? मास्ट सेल्स की मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, इनको हम एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम में लेते हैं। फिर है फाइब्रिलेशन, डिफाइब्रिलेशन, रिमूवल ऑफ फाइब्रिन बाय सर्टेन केमिकल्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये फाइब्रिन को रिमूव कर देता है। थैंक्स।